हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डिकोड स्टडी में डेली करंट अफेयर्स करवाया जा रहा था, लेकिन कुछ लंबे समय से टेक्निकल इशू के कारण कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अब डेली करंट अफेयर्स आप लोगों तक उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके साथ ही आपको RO और GS हिंदी ये सारी वीडियोस भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं। रुद्रम सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इसरो और ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जो है ये मिसाइल विकसित की गई है। DRDO द्वारा ये मिसाइल क्या की गई है, विकसित की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब थोड़ा सा रुद्रम सेकेंड मिसाइल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये मिसाइल है क्या। रुद्रम सेकेंड जो मिसाइल है वो मिसाइल जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से मिसाइल जो है निशाना बनाने में सक्षम है। और इस मिसाइल की खूबी है कि ये 200 किलोग्राम पेलोड लेकर जा सकती है। कितने किलोग्राम पेलोड लेके जा सकती है? 200 किलोग्राम पेलोड जो है ये लेके जा सकती है। ओके, दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें दे दिया जाता है कि रुद्रम सेकेंड मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दे देते हैं कि इसकी मारक क्षमता मान लो कितनी है, तो आपको मारक क्षमता भी याद रखनी है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता क्या है। तो इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि जो रुद्रम सेकेंड मिसाइल है उसको विकसित किसने किया है, DRDO ने किया है। ये मिसाइल हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो पेलोड ले जाने की क्षमता है वो 200 किलोग्राम है और मारक क्षमता जो है वो 350 किलोमीटर है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है जो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड इज प्लानिंग टू लैंड ऑन मार्स बाई 2045। ऑप्शन ए है हमारा ईरान, ऑप्शन बी है रसिया और ऑप्शन सी है साउथ कोरिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा 2045 तक। ओके, ये मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पांचवा जो है अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगी। इसके पहले जो है 4 अंतरिक्ष एजेंसी जो है मंगल ग्रह पर अपना अपना जो है स्पेस एजेंसी लॉन्च कर चुकी हैं। अब दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है यूम सुक यूओल। थोड़ा अटपटा सा नाम है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी प्रेसिडेंट का नाम आ जाता है यूम सुक यूओल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है RBI द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है प्रवाह पोर्टल।
आरबीआई द्वारा ये प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, प्रवाह पोर्टल है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रवाह पोर्टल आखिर है क्या। प्रवाह पोर्टल जो है ये रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको सुगम बनाने के लिए ये पहल आरबीआई द्वारा की गई है। यानी कि जो नियामकी आवेदन होते हैं, ये जो अधिकार पत्र प्लेटफॉर्म होता है, तो उसको किस तरीके से सुगम बनाया जाए, तो इसके लिए जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्रवाह पोर्टल। ठीक है, तो और ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, उनके द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, शक्तिकांत दास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल। तो इसका जो ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है राजकुमार राव, ऑप्शन सी है मिताली राज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को जो है तंबाकू कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी हो जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं। यानी कि अगर ये इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, ये कुछ बोलेंगे तो लोग इनकी बात को शायद माने। तो इस तरीके से जो है ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया गया था वो जो है 31 मई को बनाया गया था। डे वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि जो है कौन से दिन कौन सा जो डे सेलिब्रेट किया गया है। तो तंबाकू जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो जो 31 मई को मनाया गया है। और इसकी जो थीम है, दो चीज़ें बहुत आपको याद रखनी है, पहला किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया और दूसरा उसकी थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है वो है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी कि युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव से बचाना है। आज का जो यूथ है या बच्चे हैं, आप लोग देखेंगे कि वो ज़्यादा नशे में लिप्त हो रहे हैं। तो उनको कैसे इस तरीके की चीज़ों से या इन तरीके के प्रयोग को रोकने के लिए कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, तो उनको रोकने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चों को पता होना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ें जो यूज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें, उनको अच्छे से अवेयर करना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थीम और किस डे सेलिब्रेट हुआ है और कौन ब्रांड एम्बेसडर है, ये तीन चीज़ इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली समर फिएस्टा 2024 इनॉग्रेटेड एट नेशनल बाल भवन। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है समर फिएस्टा शुरू किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या समर फिएस्टा। समर फिएस्टा जैसे कि जो बच्चों की छुट्टियां समर में हो जाती हैं तो बच्चे कुछ नहीं करते, तो इसमें जो है उस टाइम जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये किया गया कि समर फिएस्टा का जो प्रयोग है इस महीने में 5 से 16 साल के बच्चों के लिए, 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को 30 से अधिक जो है गतिविधियां कराई जाएंगी। 30+ जो है इनको स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां कराई जाएंगी, जैसे कि ओडिसी नृत्य, योग, सुलेख, संगीत और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ये अपनी स्किल को डेवलप कर सकेंगे। यानी कि मेन उद्देश्य क्या है कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का देखा गया है कि वो जो है 5 से 14 या 16 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनका माइंड ग्रो बहुत अच्छे से करता है। तो अगर ये इस छुट्टियों में यानी जो है स्किल डेवलप करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अगर ये स्किल डेवलप्ड करते हैं, मान लो को किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को डांस का शौक है, किसी को मेडिटेशन या योगा का शौक है, किसी को एरोबिक्स का शौक है, तो वो अपनी स्किल को क्या कर सकता है, डेवलप्ड कर सकता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है समर फिएस्टा।
ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं लगातार मिलते रहते हैं। जब कोई किसी मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया जाता है या फिर सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जाती है तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल किया गया है। इन विच स्टेट्स स्कूल कैरिकुलम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। अगर पहले से आप लोगों ने पिछले 5-6 महीने में करंट अफेयर जो भी पढ़ा होगा तो उसको देखते हुए आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों ने देखा होगा कि केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लगातार जो है कुछ ना कुछ अन्वेषण या नई रिसर्च की जा रही थी और कुछ ना कुछ हर दिन नया हुआ है वहाँ पर। तो मतलब ये केरल द्वारा जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जब कोई फर्स्ट स्टेट बनता है या विश्व में फर्स्ट कंट्री अपनी इंडिया होती है तो वो अपने आप में ही क्या हो जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये केरला फर्स्ट राज्य है। अब ये क्या करेगा, स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर कई सारे जो है टेक्नोलॉजी में कई तरीके के यूज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोगों का बढ़ता प्रयोग आपने देखा होगा कि किस तरीके से इसका डे बाय डे जो है लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक एजुकेशन सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया हो। ये क्या करेगा, इसका मेन जो प्रोस्पेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलप करने का, ये बच्चों को सिखाएगा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं मानो के 7 तरह के फेस एक्सप्रेशन को पढ़ सकेंगे, यानी 7 प्रकार के एक्सप्रेशन फेस के पढ़ सकेंगे। जैसे कि कोई सैड है तो नॉर्मली एक्सप्रेशन क्या है, खुश है तो एक्सप्रेशन क्या है, सोच रहा है तो क्या एक्सप्रेशन है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो वो किस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रहा है। तो इस तरीके के वो 7 प्रकार के एक्सप्रेशन जो है बच्चों को पढ़ाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इस तरीके से बच्चों में ये स्किल डेवलप हो पाएगी और वो मानवीय एक्सप्रेशन को पढ़ पाएंगे। इस तरीके की एक ये महत्वपूर्ण खोज है केरला की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ऑप्शन ए है रुचिका कंबोज, ऑप्शन बी है क्रिस्टीना लेगार्ड, ऑप्शन सी है डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन जो हैं वो इसकी महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। जब कोई वर्ल्ड लेवल पर जैसे IMF है या WHO है या WTO है या फिर कोई भी वर्ल्ड स्तर पर जो एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उसका महानिदेशक चुना जाता है तो वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी नियुक्तियां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन को चुना गया। अगर आप लोग ध्यान लगा के इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो गलत होने के चांसेस नहीं है। जैसे रुचिका कंबोज का है तो ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि हैं। क्रिस्टीना लेगार्ड जो है वो IMF की महानिदेशक हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, तो बचा क्या है, सी डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन। ठीक है, तो इस तरीके से आज की सीरीज हम यही समाप्त करते हैं। हमारे ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।